हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू प्राइमरी स्कूल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रिज्म के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो आज वीडियो हमारे मॉड्यूल में वो है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, यानी आज हमारे रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, ये देखिए आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस है और ये जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है एस पी एस डैश। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n। ठीक है, ये हमने मान लिया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो आप जानते हैं कि किसी भी लेंस का मिरर पर या किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर जो रेज इंसिडेंट होती हैं वो ऑलवेज इंसिडेंट होती हैं लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट साइड से वो इंसिडेंट होती है। ये पूरा सॉलिड है सेंटर सेंटर। तो जो ये हम पीसी डिस्टेंस लेंगे, ये पीसी डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इसे हम लेंगे क्या माइनस आर के इक्वल लेंगे। तो पीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आर के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लिया और इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया O। ठीक है, यहाँ से हमने दो रेज लिया, एक ये है जो चूंकि रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इसलिए सीधा अपने रास्ते से निकल जाएगी। दूसरी रेज हमने ये लिया, दूसरी जो रेज ले रहे हैं वो हम ये ले रहे हैं और ये जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर हमें एक नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी और ये रहा वो हमारा नॉर्मल। अगर हम किसी स्फेरिकल सरफेस में क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से इस पॉइंट को मिला देते हैं तो ये हो जाता है नॉर्मल। इसको हमने मान लिया एक। अब ये क्या होगा, ये ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो क्या होगा इसमें, क्योंकि रेयर टू कैंसर जा रहा है इसलिए नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा बेंड हो जाएगा। तो जब ये नॉर्मल की तरफ ये ऐसे बेंड होगा, ऐसे ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया तो नॉर्मल की तरफ बेंड होने के बावजूद भी ये कहीं इस रेस को फोकस नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको बैक डायरेक्शन में क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। ठीक है, बैक डायरेक्शन में ये आई पर इसको कट करता हुआ आइडिया हुआ, तो इसलिए हमने इसका इमेज कहाँ मान लिया आई। तो O is the object, I is the image of the object O, C is the center of curvature. According to the sign convention, PC is equal to minus R and PI is equal to minus V. PI is equal to minus V and PO is equal to PO is equal to minus U. All distance are measuring negative sign because
all these distances R, V and U are in opposite direction to the incident rays. Incident rays is in the direction of left to right, but we measure the distance R, V, U in the opposite direction of the incident rays. So U, V and R are take to negative sign according to the sign convention. तो आप देख रहे हैं कि O इसका ऑब्जेक्ट था, I इसका इमेज है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से हमने एक क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो जब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाले तो उसको हमने मान लिया M। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, P। ठीक है, इधर का इंडेक्स N1 और इधर का इंडेक्स N2। ठीक है, ओके। हमने इस एंगल को मान लिया कितना, अल्फा। इसको कितना मान लिया, बीटा। और इसे हमने मान लिया कितना, गामा। ये वाला जो हमारा एंगल है वो क्या हो गया, गामा। अब देखिए ये नॉर्मल था और ये इंसिडेंट रेज था, इसलिए ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा क्या रहेगा, आई मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट। इधर क्या होगा भाई, इधर होगा आर। तो अगर इधर होगा आर तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, आर। कितना हो जाएगा, आर। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। क्या कहता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू किसके, N2 by N1। If I and R are measure in रेडियंस, अगर इन्हें हम रेडियंस में मेजर करें, and these are very small, sir, these are very small, then sin I is nearly equal to I and sin R is nearly equal to R। अगर हम इसे पुट करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा sin I by sin R, तो हम क्या लिखेंगे, ओनली I by R is equal to N2 by N1। N2 by क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। हमने क्या किया, स्नेल्स लॉ से इंसिडेंट एंगल ये था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो स्नेल्स लॉ से sin I by sin R is equal to N2 by N1। अगर ये I और R स्मॉल एंगल्स हैं और इन्हें रेडियंस में मेजर किया जाए तो sin I nearly equal to I and sin R nearly equal to R, then this equation becomes I by R is equal to N2 by N1। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें मिलेगा N2 into R is equal to N1 into I। इससे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस I और R की वैल्यू फाइंड करेंगे। I और R की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इस I और R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा फाइंड करेंगे। तो देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, इन ट्रायंगल OCA, इन ट्रायंगल OCA ये जो एंगल गामा है ना, गामा इज एक्सटीरियर एंगल। गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन गामा एंगल OCA
ट्रायंगल OCA, गामा इज द एक्सटीरियर एंगल। किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अल्फा और आई इसके क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसलिए गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस आई। तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। यहाँ से हम लिखेंगे गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। देन आल्सो इन ट्रायंगल आई सी ए, इन ट्रायंगल ए सी ए, इन ट्रायंगल आई सी ए, ये देखिए आई सी और ए वाला ट्रायंगल। अल्फा ये बीटा और गामा क्या है, बीटा है। और आप देखेंगे कि ये बीटा और गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है। और गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आल्सो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहाँ लिखिए गामा, और ये गामा इज इक्वल टू किसके, बीटा प्लस आर। ओके, यहाँ से देखिए आर की वैल्यू क्या निकलेगी, आर इज इक्वल टू मिलेगा आपको, आर इज इक्वल टू मिलेगा गामा माइनस बीटा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर। तो इस तरह से आपने देखा, सबसे पहले हमने इंसिडेंस का यूज किया और इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाया। तो आई बाई आर इक्वल टू n2 बाई n1 मिला। फिर यहाँ से n2 आर माइनस n1 आई। फिर हमने आई और आर की वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब हम क्या करेंगे, इस आई और आर की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आई और आर की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये है n2। तो हमने आई और आर की वैल्यू निकाल लिया। अब इस आई और आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए ये n2 है, n2 इंटू आर, और आर की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस बीटा। n2 की वैल्यू गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू n1 इंटू आई, और आई की वैल्यू हमारे पास है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा वैल्यू। ओके, इसको हम लिखेंगे n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा इज इक्वल टू n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा। ठीक है, ये देखिए n2 गामा n1 गामा, गामा दोनों में कॉमन है, इधर की साइड मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा। इसको उधर करिए प्लस हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। कॉमन ले लिया क्या, कॉमन लेने के बाद n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 इंटू गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये n2 माइनस n1 इंटू गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। ठीक है, तो n2 माइनस n1 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। कौन सा हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 4, इक्वेशन नंबर हो गया। अब देखिए, अब हमने जो वैल्यू निकाली है वो n2 माइनस n1 इंटू गामा इज इक्वल टू n2 बीटा माइनस n2 गामा। ये हमारा पास डिफेक्टिव इंडेक्स है, और अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स हैं जो बेस एंगल्स थे, अल्फा बीटा और गामा। गामा एंगल था CA के द्वारा बनाया हुआ, बीटा था IA के द्वारा बनाया हुआ, और ये जो था अल्फा जो बनाया हुआ था वो OA के द्वारा था। ये इंसिडेंस एंगल था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये इंसिडेंस रेज था, ये रिफ्लेक्टेड रेज था, और ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाई हुई लाइन। तो इस तरह से हमें उसकी वैल्यू निकाली है। हम इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे।
और वो अप्रॉक्सीमेशन हम ये लेंगे कि अगर हमारा ये जो एंगल है ना अल्फा बीटा एंड गामा, ये एंगल्स अल्फा बीटा और गामा अगर स्मॉल एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा क्या है अगर स्मॉल एंगल्स हैं, तो हम इनमें अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। तो थोड़ा सा आप अगर इसको पॉज करके ये वीडियो को आप स्टॉप करके और आप इसको थोड़ा सा अगर क्या नाम है नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम बताते हैं। तो आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, देखिए तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ए में अल्फा स्मॉल है, तो इस अल्फा को नियर अबाउट लिखेंगे हम क्या, tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए एम, परपेंडिकुलर मींस ए एम अपॉन एम ओ, बट हम इसको नियर अबाउट लिख सकते हैं ए एम अपॉन किसके, एम ओ की जगह ई ओ, और ए एम का मान कितना है एच, ए एम को हमने कितना माना है एच, तो ये क्या एच अपॉन पी ओ मींस माइनस यू, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन करेंगे और अप्रॉक्सीमेशन हमारा एम ओ जो है वो नियर अबाउट इक्वल टू किसके है पी ओ। सिमिलरली इन ट्रायंगल आई एम ए, अगर हम देखें तो आई एम ए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें अगर हम बीटा लेंगे तो ये बीटा नियरली इक्वल टू tan बीटा, हमने सपोज कर लिया है कि अल्फा बीटा ये वेरी स्मॉल एंगल, देन बीटा इक्वल टू tan बीटा एंड इट इज इक्वल टू ए एम परपेंडिकुलर ए एम अपॉन एम आई, अपॉन किसके एम आई, और इसको हम लिखेंगे ए एम अपॉन एम आई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम पी आई, और इसको हमने लिखा एच, ये हो गया हमारा माइनस वी। इसमें भी अप्रॉक्सीमेशन है कि जो एम आई है वो नियरली किसके इक्वल है, वो नियरली इक्वल है पी आई। ओके, लास्ट इन ट्रायंगल सी एम ए में अगर देखेंगे तो हमारे पास tan गामा है, और ये गामा इक्वल टू नियर अबाउट इसके tan गामा के, और ये इज इक्वल टू tan गामा, तो tan गामा इज इक्वल टू कितना tan गामा, तो tan गामा देखिए am परपेंडिकुलर, am क्या है परपेंडिकुलर, तो ये रहेगा परपेंडिकुलर am अपॉन इसके am अपॉन mc, m इंटू mc, ठीक है, am रहेगा, mc को क्या लिखेंगे pc, और ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा माइनस r। यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन है कि जो mc है वो नियर अबाउट इसके इक्वल है pc के, यहाँ हम मानेंगे जो अपर्चर है इसलिए छोटा है, तो एंगल अल्फा बीटा एंड गामा क्या होंगे छोटे होंगे, तो अगर एंगल अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तो ये हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हम इस अल्फा बीटा और गामा इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। यहाँ हमने लिखा पुट अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में हमने इसको पुट कर दिया, इसको इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू गामा, और गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है हमारे पास h अपॉन r, तो गामा की वैल्यू कितना हो गया h अपॉन r के इजी n2 माइनस n1 h अपॉन r इक्वल टू n2 इंटू बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीटा है हमारे पास h अपॉन माइनस, इसको मैं लिखा है h अपॉन माइनस का साइन
अगला हमारे पास देखिए ये n1 इंटू अल्फा है और इस n1 इंटू अल्फा को हम क्या लिखेंगे अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है h अपान माइनस इसके u। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए नेगेटिव साइन यहाँ है, नेगेटिव साइन यहाँ है और नेगेटिव साइन यहाँ है। सारे नेगेटिव साइन हम हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं n2 माइनस n1 अपान r के नेगेटिव साइन हटा दिए इंटू h इज इक्वल टू देखिए किसके n2h अपान v के और माइनस n1h अपान u, n1h अपान u। देखिए जितने h हैं सब कैंसिल कर लीजिए, तो h कैंसिल करने के बाद n2 माइनस n1 अपान r इज इक्वल टू n2 अपान v माइनस n1 अपान u। ये हमारा फार्मूला है, रिफ्रैक्शन फार्मूला है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। ये रिलेशन है u v r एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ये ग्लास था तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था n2, इधर एयर था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1। बट हम जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 अपान n1। अगर हम इसमें इसको पुट करना चाहें तो हम इस तरह से पुट कर सकते हैं कि इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें n2 से दोनों साइड तो हो जाएगा n2 बाई n1 माइनस 1 अपान r इज इक्वल टू n2 बाई n1 ओके, n2 बाई n1 अपान v माइनस 1 अपान u। अब देखिए n2 बाई n1 की वैल्यू कितनी रखेंगे n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर। तो n अपान r इज इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर एंड इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला n अपान r इज इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। तो इससे हम क्या करेंगे n माइनस 1 अपान r इज इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u। ऐसे आप लिख सकते हैं n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला है। आपको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी ले जा सकते हैं जैसी आपको आवश्यकता हो। ओके, थैंक यू।